हेलो एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आप सबका बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। बिहार की सीरीज़ में चलिए आज हम लोग बिहार का इतिहास जानते हैं। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा कि प्रीलिम्स में, चाहे वो अभी आने वाला सीडीपीओ प्रीलिम्स हो या फिर बिहार पीसीएस का हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हिस्ट्री ऑफ बिहार। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। आज का है बिहार का इतिहास। ठीक है, देखिए, बिहार के प्राचीन कालीन इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। बिहार में जो एंशियंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन समय का इतिहास है, उसके 3 स्रोत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कौन कौन से 3 स्रोत हैं वो। तो एक है साहित्यिक साक्ष्य। एक क्या है दोस्तों? पहला है साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा है यात्रा वृत्तांत से। दूसरा क्या है दोस्तों? यात्रा वृत्तांत से। और तीसरा है पुरातात्विक साक्ष्य। क्या है फ्रेंड्स? पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, अब हम लोग इसमें हर एक को देखते हैं। तो देखिए, ये जो साहित्यिक साक्ष्य है ना दोस्तों, इसमें 2 पार्ट हैं। एक है धार्मिक साहित्य, एक है लौकिक साहित्य। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि क्या है धार्मिक साहित्य। सबसे पहले देखिए, तो धार्मिक साहित्य में किन किन जगहों से हम लोग को बिहार के इतिहास के बारे में पता चलता है? तो ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, शतपथ ब्राह्मण से, बहुत इम्पॉर्टेंट है, अंगुत्तर निकाय से, दीर्घ निकाय से, विनय पिटक से, भगवती सूत्र से, रामायण से, महाभारत से, विभिन्न पुराणों से। ठीक है दोस्तों, रामायण और महाभारत तथा विभिन्न पुराणों से। अब क्या है, चलिए देखते हैं। ये जो लौकिक साहित्य है ना, लौकिक साहित्य, इसके कितने पार्ट हैं? तो देखिए दोस्तों, इसके 3 पार्ट है लौकिक साहित्य के। एक है अर्थशास्त्र, जो आप सबको पता होगा कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। एक है बौद्ध धर्म का इतिहास, जो लामा तारनाथ का है। और एक है रामचरित्र, जो संध्याकर नंदी का है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यात्रा वृत्तांत, किन किन की यात्रा वृत्तांत से भी हमें बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है? तो एक है मेगास्थनीज की इंडिका से, फाहियान की यात्रा वृत्तांत से, वेनसांग जिन्होंने सी यू की में लिखा था, उसमें भी सी यू की पुस्तक लिखा था, उसमें भी बिहार के बारे में बताया गया है। और इति सिंह की यात्रा वृत्तांत से भी तो पता चलता है। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, इन सब का नाम याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं जिसके बारे में, बिहार के बारे में पता चलता है जिससे? तो एक है अशोक स्तंभ, एक है अशोक के शिलालेख, गुप्तकालीन अभिलेख, नालंदा बिहार के अवशेष, जो नालंदा बिहार है ना, उसके अवशेष से भी पता चलता है, मूर्तियों से भी पता चलता है, सिक्कों से भी, मृत भांड से भी, और विभिन्न उपकरण से और चित्रों के द्वारा भी, जो ये सब पुरातात्विक साक्ष्य है, इनके द्वारा बिहार के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम सब। आगे है, अब प्राचीन बिहार की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसे अच्छे से बताती हूँ, आप लोग बस ध्यान से इसे सुनते रहिएगा। एक है बिहार, शुरू करते हैं। बिहार का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना भारत में मानव सभ्यता का प्रारंभ। ठीक है, तो बिहार का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि भारत में मानव सभ्यता का प्रारंभ है। बिहार समृद्धशाली एवं वैभवशाली इतिहास से संपन्न भूमि है, जिसका उल्लेख विभिन्न रूपों एवं नामों से वेदों, पुराणों, ब्राह्मण ग्रंथों जैसे धार्मिक साहित्य तथा विभिन्न यात्रा वृत्तांत, संस्मरण आदि गैर धार्मिक साहित्य में भी किया गया है, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था दोस्तों। उपरोक्त लिखित स्रोतों के अतिरिक्त अभिलेख, प्राचीन भवनों के अवशेष, मूर्तियाँ आदि पुरातात्विक साक्ष्य भी बिहार के समृद्ध इतिहास एवं भारतीय इतिहास में बिहार का महत्वपूर्ण स्थान होने का प्रमाण देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखिए, सर्वप्रथम ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के लोगों का उल्लेख मिलता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान देंगे। जो 4 वेद है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, तो सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र
के लोगों का उल्लेख मिलता है। कहाँ पे? तो ये सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और यहीं पे बिहार के लोगों का उल्लेख मिलता है, जहाँ इन्हें कीकट कहा गया है। क्या कहा गया है दोस्तों? कीकट कहा गया है। अथर्ववेद एवं पंचविश में भी प्राचीन बिहार का वर्णन मिलता है। देखिए ऋग्वेद में क्या कहा गया है? कीकट कहा गया है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में क्या कहा गया है? यहाँ के लोगों को कीकट, ठीक है। और जो अथर्ववेद एवं पंचविश है ना, वहाँ पर भी प्राचीन बिहार के प्रमाण मिलते हैं, जिससे इस क्षेत्र के निवासियों के लिए ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अब देखिए, आपसे अगर पूछा जाए कि कीकट शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है, तो आप बताएंगे कि ऋग्वेद में बिहार के लोगों के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है, एवं अथर्ववेद एवं पंचविश में बिहार के निवासियों के लिए ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऋग्वेद में कीकट शब्द और अथर्ववेद एवं पंचविश में ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है, उत्खनन से प्राप्त विभिन्न पुरातात्विक स्रोतों से बिहार के संदर्भ में विभिन्न जानकारियाँ मिलती है। बिहार में मुंगेर से पुरापाषाण एवं मध्य पाषाण छोटे उपकरण मिले हैं। देखिए बिहार में जो मुंगेर जिला है ना, वहाँ पे पुरापाषाण एवं मध्य पाषाण कालीन के छोटे छोटे उपकरण मिले हैं। कहाँ पे दोस्तों? मुंगेर में। चिरांद जो कि सारण जिले में है, याद रखिएगा, चिरांद सारण जिले में है। चिरांद से नव पाषाण युगीन वस्तुएं प्राप्त हुई है। क्या कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है? तो चिरांद जो कि सारण में है, वहाँ से नव पाषाण युगीन वस्तुएं प्राप्त हुई है। चिरांद और चेचर, चेचर कहाँ पे है दोस्तों? वैशाली जिले में, याद रखिएगा। चिरांद जो है वो सारण जिले में है और चेचर जो है वो वैशाली जिले में है। तो चिरांद, चेचर, मनेर जो कि पटना में है, सोनपुर जो कि गया जिले में है, से ताम्र पाषाण युगीन वस्तुएं एवं मृदभांड के बारे में पता चलता है। इसे थोड़ा एलाबोरेट करते हैं दोस्तों। देखिए, मुंगेर से पुरापाषाण, मुंगेर से दोस्तों पुरापाषाण एवं नवपाषाण के उपकरण मिले हैं, और चिरांद जो कि सारण जिले में है, वहाँ से भी नवपाषाण के वस्तु मिली है। चिरांद और चेचर, मनेर और सोनपुर से ताम्रपाषाण, जो तांबा वाला युग है ना, ताम्रपाषाण एवं मृदभांड जो मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं पुराने समय के, वो प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है नवपाषाणिक उपकरण। नवपाषाणिक उपकरण जो है, नवपाषाण काल के उपकरण, वो भीम बांध मुंगेर के उर जो कि गया में है, सेनुवार जो कि रोहतास, चेचर सारण, कुतुबपुर हाजीपुर एवं चिरांद छपरा से मिले हैं। तो अगर पूछा जाए नवपाषाण के काल के उपकरण कहाँ कहाँ से मिले हैं, तो भीम बांध से मिले हैं, उर से मिले हैं, सेनुवार से, चेचर से, कुतुबपुर से, चिरांद से, इन सारे जगहों पर से नवपाषाणिक उपकरण मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वैशाली से ताम्रपाषाण कालीन काले एवं लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तथा बक्सर एवं चिरांद से उत्तरी काले चमकीले मृदभांड के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से देखिए दोस्तों? बक्सर एवं चिरांद से, जो बक्सर और चिरांद का क्षेत्र है, वहाँ से उत्तरी काले चमकीले मृदभांड मिले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है बिहार में आर्यों का आगमन। तो ये एक बॉक्स में होता है ना कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, उसे भी देख लेते हैं। तो वैदिक कालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण। देखिए शतपथ ब्राह्मण जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा ग्रंथ है जो कि वैदिक पीरियड का है। तो शतपथ ब्राह्मण में गांगेय घाटी के क्षेत्र में आर्यों द्वारा जंगलों को जलाकर तथा काटकर साफ करने की चर्चा की गई है। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है? जो आर्य जो थे वो जंगलों को काट के और जंगलों को जला के वहाँ पे सफाई करते थे।
सतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा का वर्णन है। देखिए सतपथ ब्राह्मण में ही जो विदेह राजा है उनकी कथा का भी वर्णन किया गया है, जिसमें जो ये विदेह राजा माधव हैं उनके पुत्र गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदा नीरा तक पहुँचे तथा इस प्रक्रिया में जंगलों को नष्ट कर दिया, जिससे इस क्षेत्र में आर्यों को बसने में सहायता मिली। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ये मतलब माधव अपने पुत्र जो थे गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते करते सदा नीरा नदी तक पहुँचे थे। सदा नीरा नदी किसे कहते हैं दोस्तों? तो जो अभी गंडक नदी आप वर्तमान में देख रहे हैं ना उत्तरी बिहार में, तो उसी गंडक नदी का प्राचीन नाम जो था वो सदा नीरा था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है विभिन्न बौद्ध ग्रंथ जैसे अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, विनय पिटक तथा जैन साहित्य भगवती सूत्र से बिहार के संदर्भ में विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती है। बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए कौन कौन से, तो बौद्ध धर्म के चीज़ों से भी, ग्रंथों से भी और जैन धर्म के ग्रंथों से भी बिहार के बारे में पता चलता है। लेकिन अभी ध्यान देने वाली क्या बात है कि बौद्ध के कौन कौन से साहित्य हैं जिनसे बिहार के बारे में पता चलता है? तो अंगुत्तर निकाय और दीर्घ निकाय तथा विनय पिटक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय और विनय पिटक, ये सब जो है वो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। और जो भगवती सूत्र है ये जैन ग्रंथ है। भगवती सूत्र क्या है दोस्तों? जैन ग्रंथ है। इन सारे जगहों से बौद्ध धर्म बिहार के बारे में पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पहली बार 600 ईसा पूर्व में संगठित राज्यों की स्थापना हुई थी। कब हुई थी भारत में सर्वप्रथम? तो 600 ईसा पूर्व, जिसे महाजनपद कहा गया था। ये तो आप सबको पता ही होगा कि उस समय महाजनपद हुआ करता था। महाजनपद के संदर्भ में पहली बार चर्चा अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मिलती है। कहाँ कहाँ मिलता है महाजनपद के बारे में? तो जो अंगुत्तर निकाय है बौद्ध धर्म वाला और भगवती सूत्र जैन धर्म का ग्रंथ, उन सारे जगहों से हम लोग को महाजनपद के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो उसके बाद है प्राचीन काल में 16 महाजनपदों की स्थापना हुई। ये तो पता ही है कि 16 महाजनपद होते थे, मतलब थे, जिनमें से 3 महाजनपद, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, 16 में से 3 महाजनपद बिहार राज्य में थे। अभी वर्तमान के बिहार राज्य में कौन कौन से? तो एक है मगध, एक है बज्जी, एक है अंग। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। प्राचीन काल में 16 महाजनपद थे ना, तो उसमें से 3 महाजनपद कौन कौन? मगध, बज्जी और अंग। मगध, बज्जी और अंग, ये तीनों बिहार में स्थित थे। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में वैशाली के विरुद्ध मगध साम्राज्य के द्वारा उपयोग में लाए गए अस्त्रों शस्त्रों का उल्लेख किया गया है। जो भगवती सूत्र है ना, जैन का ग्रंथ है, तो इसमें वैशाली के विरुद्ध मगध साम्राज्य के द्वारा मतलब मगध साम्राज्य ने क्या किया था? वैशाली के विरुद्ध अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग किया था। इस चीज़ का उल्लेख कहाँ पे है? तो जैन ग्रंथ जो भगवती सूत्र में, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में बताया गया है कि प्राचीन काल में मगध साम्राज्य ने वैशाली के विरुद्ध क्या किया था? अस्त्र शस्त्र का प्रयोग किया था। उसके बाद आगे आते हैं दोस्तों। प्राचीन बिहार के संदर्भ में विदेशी यात्रियों के विवरण से भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। विदेशी यात्रियों में देखिए, विदेशी यात्रियों में मेगास्थनीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग आदि प्रमुख हैं। यूनानी यात्री मेगास्थनीज, देखिए याद रखिएगा, मेगास्थनीज कहाँ का था? तो वो यूनान का रहने वाला था और वो यात्रा पे आया था। तो वो किसके दरबार में आया था? तो याद रखिएगा, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। सिकंदर के यूनानी यात्री मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का दूत बन के आया था। किसका दूत बन के आया था? तो सर्वप्रथम देखिए, मेगास्थनीज यूनान का था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था
और ये वो सेल्यूकस निकेटर का दूत बन के आया था। अब अगर पूछा जाए ये सेल्यूकस निकेटर कौन था, तो ये सिकंदर जो था उसी का सेनापति था, सेल्यूकस निकेटर। मेगास्थनीज ने अपनी भारत यात्रा का विवरण इंडिका नामक पुस्तक में किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, न जाने कितनी बारी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, मेगास्थनीज जो भारत से वापस गया ना, तो उसने पूरे भारत के बारे में बताया कि उसने अपनी यात्रा के दौरान कैसा अनुभव किया, क्या क्या देखा। तो इन सब चीज़ों को उसने इंडिका नामक पुस्तक में लिखा था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में एक चीनी यात्री फाहियान भारत आया। देखिए बहुत याद रखिए, मतलब इम्पॉर्टेंट है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, लेकिन ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, अब देखिए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जो चंद्रगुप्त सेकंड था उसके शासनकाल में चीन का एक यात्री आया था, फाहियान। ठीक है, एक अन्य चीनी यात्री भी वेनसांग भी आया था, कि जो कि हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पे आया था। देखिए कौन कौन आया। सर्वप्रथम आया मेगास्थनीज आया था यूनान का, जो आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मौर्य टाइम में। उसके बाद गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया, वो भी चाइना का था। उसके बाद तीसरे नंबर पे वेनसांग के दरबार में हर्षवर्धन के दरबार में वेनसांग आया, वो भी एक चीनी यात्री था, जिसने अपनी यात्रा वृत्तांत में नालंदा विश्वविद्यालय के विषय में विस्तृत वर्णन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, उसके बारे में विस्तृत वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो वो वेनसांग की पुस्तक से मिलता है। कहाँ से मिलता है दोस्तों? वेनसांग की पुस्तक से मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वीं सदी में एक अन्य चीनी यात्री इतिसिंग आया। ठीक है, ये इतिसिंग भी जो था वो भी चाइना का था, और ये 7वीं सदी में आया, भारत आया। बिहार के इतिहास के संदर्भ में तिब्बती इतिहासकार लामा तारनाथ की पुस्तक एवं संध्याकर नंदी की रचना रामचरित से भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जो बिहार का हिस्ट्री है ना, उसके बारे में देखिए, एक तिब्बत के इतिहासकार हैं लामा तारनाथ, उनकी पुस्तक में भी बिहार के इतिहास के बारे में पता चलता है। एवं एक संध्याकर नंदी की रचना है रामचरित्र में, उसमें भी बिहार के बारे में जानकारी मिलती है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिहार का क्या था उस समय का स्थिति, तो वो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं विदेह। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोग विदेह के माधव विदेह के बारे में पढ़े थे। अब देखिए विदेह, सर्वप्रथम विदेह के बारे में जानते हैं। तो विदेह के इतिहास की चर्चा सर्वप्रथम यजुर्वेद में की गई। विदेह के इतिहास की चर्चा सर्वप्रथम यजुर्वेद में की गई। माना जाता है कि इस राजवंश की स्थापना इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह ने की थी। तो विदेह की स्थापना किसने की थी दोस्तों, विदेह राजवंश की? तो इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि विदेह। ठीक है, निमि विदेह ने, मतलब देखिए विदेह है ना, तो निमि विदेह ऐसे याद रखेंगे कि उन्होंने इसकी स्थापना की थी विदेह राजवंश की, और निमि विदेह के जो पिता थे वो इक्ष्वाकु थे। ठीक है, उसके बाद है इस वंश के एक अन्य राजा मिथि जनक एवं द्वारा मिथिला राज्य की स्थापना की गई। तो वर्तमान में जो आप उत्तर भारत में देखते हैं ना, दरभंगा मधुबनी का क्षेत्र, तो वो मिथिला राज्य कहलाता है। तो मिथिला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसी विदेह साम्राज्य के एक राजा हुए थे मिथि जनक। ठीक है, उन्होंने ही मिथिला राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद है रामायण में वर्णित सिरध्वज जनक। रामायण में वर्णित सिरध्वज जनक इस वंश के 25वें राजा थे, जिनकी पुत्री सीता का विवाह कौशल के राजा दशरथ के पुत्र राम से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग जो रामायण देखते हैं ना दोस्तों, तो उसमें जो जनक कहते हैं ना हम लोग, सीता के पिता है जनक, तो उनका पूरा नाम सिरध्वज जनक था, और वो विदेह वंश के 25वें राजा थे। याद रखिएगा दोस्तों, वो विदेह वंश के 25वें राजा थे। उन्हीं की पुत्री थी माँ सीता। ठीक है, और उनका विवाह जो था वो कौशल के राजा
दशरथ, उस समय कौशल के राजा कौन थे? दशरथ, उन्हीं के पुत्र श्री राम से हुआ था। इस वंश के अंतिम राजा करल जनक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, निमि विदेह ने विदेह वंश की स्थापना की थी और इस वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो करल जनक। क्या था? ये सब जनक जनक अपने नाम में ऐसे लगाते थे। तो करल जनक जो थे वो इस वंश के अंतिम राजा थे। वर्तमान में विदेह को मिथिलांचल के नाम से जाना जाता है। तो ये मैंने आप लोग को बताया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों वैशाली। ठीक है, वैशाली इस क्षेत्र में वैशाल एवं वैशालिका राजवंश द्वारा शासन वैशाल तथा वैशालिका राजवंश द्वारा शासन करने का प्रमाण भी मिलता है। ठीक है, मतलब बिहार में वैशाल एवं वैशालिका राजवंश ने भी शासन किया था। इस राजवंश का आरंभ मनु के पुत्र नमोदिष्ट से हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? तो मनु के पुत्र थे नमोदिष्ट, उन्होंने ही वैशाली राजवंश को शुरू किया था। इस वंश में कुल 33 राजा हुए थे, जिनमें से 24वें राजा विशाल द्वारा वैशाली राज्य की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो वैशाली क्षेत्र है ना, वैशाली राज्य उस समय का, तो जो वैशाली राजवंश का 24वें राजा हुए ना, उनके द्वारा वैशाली राज्य की स्थापना की गई थी। विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण आदि से वैशाली राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। सुमति अथवा प्रगति को इस वंश का अंतिम राजा माना जाता है। ठीक है दोस्तों, सुमति या तथा प्रगति को इस वंश का अंतिम राजा माना जाता है। तो ध्यान देंगे। इसकी शुरुआत में कौन थे? मतलब वैशाली की स्थापना किन्होंने की थी? तो इसके नमोदिष्ट जो थे, उन्होंने ये इस वंश के प्रथम शासक थे। और इसी वंश के 24वें राजा जो विशाल थे, उन्होंने वैशाली शहर की स्थापना की। और अंतिम राजा इस वंश के कौन थे? तो वो थे सुमति तथा प्रगति। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।